हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने मस्तिष्क से संबंधित कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में पढ़ा था। सेकंड, जो ब्रेन के अंदर कुछ एरियाज पाए जाते हैं जो अलग अलग क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। थर्ड, ब्रेन का डिवाइडेशन पढ़ा था कि ब्रेन को कुछ भागों के अंदर बांटा गया है, जैसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब आज हम अग्र मस्तिष्क की स्ट्रक्चर, संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन करेंगे। 3 भाग पिछले लेक्चर में बताए थे। फर्स्ट अग्र मस्तिष्क होता है, सेकंड मध्य मस्तिष्क होता है, थर्ड ब्रेन का भाग होता है पश्च मस्तिष्क। तो पहले अग्र मस्तिष्क की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फिर मध्य मस्तिष्क और लास्ट में पश्च मस्तिष्क की स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करेंगे। अब अग्र मस्तिष्क जो स्ट्रक्चर है उसका निर्माण 3 प्रकार की संरचनाओं से होता है। ये हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि जो अग्र मस्तिष्क है वह 3 प्रकार की संरचनाओं से बना हुआ है। तीनों संरचनाएं सेरेब्रम, थैलेमस और तीसरी स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को एक साथ मिलाकर डाइएन्सेफेलॉन कहा जाता है। इन दोनों को एक साथ डाइएन्सेफेलॉन कहेंगे। एक सेरेब्रम वाला भाग है, सेरेब्रम वाले भाग को ही हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। हिंदी में इसे प्रमस्तिष्क बोला जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें ये याद रखना है कि अग्र मस्तिष्क या फोरब्रेन का निर्माण 3 संरचनाओं से होता है। पहली संरचना सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, दूसरी संरचना थैलेमस, तीसरी संरचना हाइपोथैलेमस। और थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों को एक साथ डाइएन्सेफेलॉन बोला जाता है। तो अग्र मस्तिष्क को बनाने वाले ये भाग होंगे। अब इनमें से जो ये सेरेब्रम वाला भाग है, फर्स्ट जो पार्ट है जिसे हम बोल रहे हैं सेरेब्रम, सेरेब्रम को ही प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। इसी को हिंदी में बोला जाता है प्रमस्तिष्क। तो सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जितने भी भागों के बारे में हम स्टडी करेंगे उनमें से सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और जो सेरेब्रम भाग है एक खांच के द्वारा 2 गोलार्धों में विभेदित होता है। ये एक गोलार्ध दिखाई दे रहा है हमें, दूसरा इसके साइड में होगा। जैसे हम सीधा स्ट्रेट में देखें तो 2 गोलार्ध पाए जाते हैं ब्रेन के अंदर। जो सेरेब्रम है, एक राइट हैंड साइड वाला दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध होगा। यानी इस तरह की स्ट्रक्चर होगी ब्रेन को। यदि हम सामने से देखें तो ये सेरेब्रम वाला भाग इन 2 हिस्सों के अंदर बटा हुआ है और इन दोनों हिस्सों में से एक हिस्से को बोला जाता है दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। ये वाला जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, एक जो अपना हिस्सा होगा वो कौन सा कहलाता है, दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। दूसरा वाला जो हिस्सा होता है उसे बोला जाता है बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। ये दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध है और दूसरा वाला जो बाईं साइड होगा उसे बोला जाता है बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। तो सीधा सा इसके अंदर ये याद रखना है कि जो सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क वाला भाग है एक खांच के द्वारा 2 भागों में विभेदित होता है। एक भाग दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध, दूसरा बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। प्रमस्तिष्क गोलार्ध को ही हम सेरेब्रम हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसे इंग्लिश में सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलेंगे। राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसको बोल देते हैं लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो 2 गोलार्धों में प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम वाला भाग बटा हुआ है। सेकंड पॉइंट, इन दोनों गोलार्धों को जोड़ने का कार्य एक स्ट्रक्चर के द्वारा किया जाता है। एक तंत्रिकाओं का समूह इन दोनों गोलार्धों को आपस में जोड़ता है और इस जो संरचना इन दोनों गोलार्धों को आपस में जोड़ेगी उस स्ट्रक्चर को कार्पस कैलोसम कहा जाता है। यानी कार्पस कैलोसम एक तंत्रिकाओं का समूह होता है जो मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों या प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को आपस में कनेक्ट करता है या जोड़ता है। ये डायग्राम में हमने स्ट्रक्चर दिखा रखी कार्पस कैलोसम।
ये लेटेरल व्यू है, इस तरह का एक गोलार्ध दिखाया है इसमें, और ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट सामने वाला व्यू है। तो कार्पस कैलोसम स्ट्रक्चर बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध और दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो सिंपल सी 2-3 चीजें ही बताइए। 2-3 भागों के अंदर अग्र मस्तिष्क को बांटा है हमने, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम वाला जो भाग है इसे ही प्रमस्तिष्क बोला जाता है। प्रमस्तिष्क एक खांच के द्वारा 2 भागों में, 2 आधे भागों में विभाजित होता है, जिन्हें दाया प्रमस्तिष्क गोलार्ध, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और बाया प्रमस्तिष्क गोलार्ध, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोला जाता है। इन दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाली संरचना कार्पस कैलोसम कहलाती है। एक तंत्रिकाओं का एक ग्रुप या समूह होता है कार्पस कैलोसम, उसके द्वारा इन दोनों गोलार्धों को जोड़ा जाता है। अब इन दोनों गोलार्धों के द्वारा अलग अलग कार्य किए जाते हैं, तो दोनों के कार्यों में कुछ विभिन्नता होती है। जैसे एक तो हमारे पास है दाया प्रमस्तिष्क गोलार्ध, और सेकंड वाला कौन सा है, बाया प्रमस्तिष्क गोलार्ध। 2 प्रकार के गोलार्ध पाए जा रहे हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी इन्हीं को बोलेंगे। 2 भाग दिख रहे हैं, दाया प्रमस्तिष्क गोलार्ध, दूसरा कौन सा है, बाया प्रमस्तिष्क गोलार्ध। अब इन दोनों के अंदर क्या काम किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है, जो दाया प्रमस्तिष्क गोलार्ध है वह हमारे शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। ये यहाँ पर जो दाया प्रमस्तिष्क गोलार्ध है इसके द्वारा बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड वाले या बाएं हिस्से को कंट्रोल किया जाएगा, जबकि बाया प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो है या सेरेब्रल हेमिस्फीयर दाएं भाग को कंट्रोल करता है। यानी जस्ट अपोजिट ये कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। दाया प्रमस्तिष्क गोलार्ध हमारे शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करेगा और बाया प्रमस्तिष्क गोलार्ध हमारे शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करता है। तो पहला काम तो इनका क्या है, इसके द्वारा दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा शरीर के बाएं भाग से सेंसरी जो स्टिमुलस है या उद्दीपन है उनको ग्रहण किया जाता है। दाया वाला शरीर के बाएं हिस्से से उद्दीपन को ग्रहण करता है, उद्दीपन को ग्रहण करता है, जबकि बाया प्रमस्तिष्क गोलार्ध शरीर के दाएं हिस्से से उद्दीपनों को या स्टिमुलस को ग्रहण करने का कार्य करता है। अब ये रीजन क्या है इसका कि ये जस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं, तो इसका एक रीजन होता है, नीचे से जो सेंसरी नर्व्स जा रही है वो ब्रेन वाले भाग के अंदर जब पहुंचेगी तो ब्रेन वाले भाग में एक पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर इस हिस्से से नर्व गई है, नीचे से ये नर्व सारी है बहुत सारी, ये गई शरीर के दाएं हिस्से से जाने वाली नर्व है ये, और ये सेंसरी नर्व कौन सी है जो बाएं हिस्से से गई हुई है। एक पॉइंट पर जाकर ये जो दायां हिस्सा है हमारा शरीर का, ये दायां हिस्से से आने वाली नर्व है, ये बाएं हिस्से से आने वाली नर्व है। दाएं हिस्से से आने वाली नर्व बाएं हिस्से से आने वाली नर्व एक पॉइंट पर मिलेगी, और दाईं वाली जो नर्व है वो बाएं वाले प्रमस्तिष्क गोलार्ध में एंटर होती है, जबकि शरीर के बाएं हिस्से वाली जो नर्व है सेंसरी, वो नर्व दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध में एंटर होती है। तो एक पॉइंट पर आकर ये मिल जाती है, उसके बाद शरीर का जो दायां हिस्सा है उसकी जो नर्व है वो बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध में जाके जुड़ेगी, और शरीर का जो बायां हिस्सा है उससे निकली हुई जो नर्व है या सेंसरी नर्व है, संवेदी तंत्रिकाएं हैं, वो दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध से जाकर जुड़ जाती है। तो इस कारण से दायां जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है बाएं हिस्से से उद्दीपनों को ग्रहण करता है। ये दायां जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है कौन से हिस्से से कर रहा है, बाएं हिस्से से, और बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध शरीर के दाएं हिस्से से नर्व्स को ग्रहण करने का कार्य करता है। इसके बाद सेकंड, उद्दीपन जो प्राप्त हो रहे हैं तो उसके अनुसार ये उद्दीपनों से जो उद्दीपन जो प्राप्त हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये अनुक्रिया करेंगे।
तो दायां वाला जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है वह हमारे शरीर की बाएं हिस्से को मोटर कंट्रोल करता है, यानी प्रेरक संदेश वहां भेजेगा। इसके द्वारा शरीर के बाएं हिस्से को प्रेरक आवेग भेजे जाते हैं, प्रेरक आवेग भेजे जाते हैं, जबकि बाएं वाले भाग के द्वारा इसके द्वारा शरीर के दाएं हिस्से को प्रेरक आवेग भेजे जाते हैं। तो ये इनका सेकंड काम हो गया। पहला तो शरीर से संवेदनाओं को ग्रहण करना, दूसरा जो संवेदना प्राप्त हुई है उनके अनुसार जो शरीर को अनुक्रिया करनी है उसके लिए प्रेरक आवेग भेजने के कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं। दायां प्रमस्तिष्क जो गोलार्ध शरीर के बाएं हिस्से को प्रेरक आवेग भेजता है, मोटर संदेश भेजेगा मोटर न्यूरॉन के माध्यम से, मोटर नर्व के माध्यम से, जबकि जो बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध शरीर के दाएं हिस्से को प्रेरक आवेग भेजने का कार्य करता है। जैसे उद्दीपन ग्रहण करने की क्रिया अपोजिट थी, वैसे ही जो संदेश है उनको भेजने की क्रिया भी अपोजिट पाई जाती है। दायां वाला भाग बाएं वाले भाग को भेजेगा, बायां वाला जो भाग है वो शरीर के दाएं हिस्से को सूचनाओं को, जो उद्दीपन है उनके अनुसार जो क्रिया करनी है उन सूचनाओं को भेजने का कार्य करता है। तीसरा जो हमारा दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध है वह क्रिएटिविटी या रचनात्मकता में योगदान देता है। जो क्रिएटिव लोग जो होते हैं, जैसे पेंटर है, इसमें क्रिएटिविटी की हमको आवश्यकता होती है, तो उसके अंदर जो योगदान देने का कार्य है वह दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा किया जाता है। क्रिएटिविटी के लिए दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध जिम्मेदार होता है, जबकि बायां जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है वह भाषा के लिए, बोलने के लिए और भाषा को समझने के लिए जरूरी होगा, या भाषा को समझने में सहायक होगा। ये आ जाएगा किसके अंदर यूज आता है, भाषा के अंदर। कंप्रेशन भाषा की समझ के अंदर यह काम में आता है, भाषा की समझ में कंट्रोल इसके द्वारा किया जाएगा, और बोलने की जो क्रिया है उसको कंट्रोल करने का काम भी बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा किया जाता है। यानी सिंपल से याद रखना है, दायां वाला जो भाग है हमारे सिर का प्रमस्तिष्क का, वो रचनात्मकता के लिए योगदान देता है। क्रिएटिव जो लोग होते हैं उनका ये ज़्यादा डेवलप होता है, जबकि बायां जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है वह बोलने की क्रिया में सहयोग करता है। सेकंड, भाषा को समझने में सहायता करता है। तीसरा, भाषा किस प्रकार की है उसको ग्रहण करने में यह सहायता करता है। तो थर्ड वर्क इनके द्वारा ये किया जाता है। फोर्थ, जो हमारा दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध है वो परसेप्शन की क्रिया को प्रेरित करता है, यानी हम जो अंदाज लगाते हैं उस अंदाज लगाने की क्रिया को प्रेरित करने का काम दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध करेगा। परसेप्शन के अंदर अपना योगदान देता है। इसके द्वारा परसेप्शन में यानी अंदाजा जो लगाया जाता है किसी चीज का, उसके अंदर इसके द्वारा योगदान दिया जाएगा। और बाएं वाले भाग के द्वारा टाइम, जो समय का अंदाज हम लगाते हैं, टाइम के अंदाज जो लगाया जाएगा, टाइम के बारे में बताने का काम ये भाग करता है, समय के बारे में यह बताता है बायां वाला जो भाग है प्रमस्तिष्क गोलार्ध का। इसके अलावा किन्हीं चीजों को यदि हमें सीक्वेंस में करना है, सीक्वेंस या क्रम से किन्हीं चीजों को जमाना है, तो उसके अंदर भी बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध अपना योगदान देता है। तो परसेप्शन की क्रिया में दायां भाग यूज में आता है, और टाइम का अंदाज लगाने में, सीक्वेंस से किन्हीं चीजों को अरेंज करने में, जमाने में बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध अपना योगदान देता है। नेक्स्ट, जो दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध है वह चेहरे को पहचानने में, किसी स्थान को पहचानने में, किसी वस्तु को पहचानने में सहायक है। यह वाला जो भाग है चेहरे, वस्तु व स्थान की पहचान में सहायक है। इसके द्वारा चेहरे, वस्तु और स्थान की
पहचान करने में सहायता की जाती है। दायां भाग जो है राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर के द्वारा, और यह वाला भाग शब्द, अक्षर, न्यूमेरिकल या गिनती जो होती है की पहचान में सहायक होता है। शब्दों की, अक्षरों की, नंबर्स जो होते हैं उनकी पहचान में बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध सहायता करता है। इसके अलावा जो बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध है एनालिसिस और कैलकुलेशन के अंदर सहायक है। एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज का विश्लेषण के अंदर यह सहायक है, और गणना, मैथ में जो गणनाएं की जाती है उसके अंदर भी यह बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध सहायक होता है। जबकि जो किसी चीज़ों को विभाजित करने की जो क्षमता है, स्पेटियल एक्टिविटी जो होती है, उन विभाजन की क्षमता के अंदर दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध अपना योगदान देता है। तो अलग अलग दो भाग जो पाए जा रहे हैं उनके द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्यों को हमारे ब्रेन के अंदर संपन्न किया जाता है। इसके अलावा जो राइट वाला जो हमारा भाग है दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध, यह किसी भी वस्तु के लिए या कोई वर्क हम कर रहे हैं तो उसके लिए यह अनयूजुअल सॉल्यूशन भी देता है। इसके द्वारा अनयूजुअल सॉल्यूशन देने का भी काम किया जाता है। अनयूजुअल सॉल्यूशन यानी कोई भी काम हम कर रहे हैं तो किसी दूसरे डिफरेंट तरीके से किस प्रकार से किया जा सकता है, वह अनयूजुअल सॉल्यूशन या अचानक से उत्पन्न होने वाला सॉल्यूशन देने का कार्य दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध करेगा। इसके द्वारा अनयूजुअल सॉल्यूशन प्रदान किए जाते हैं। कोई भी समस्या है उसके समाधान के लिए असामान्य प्रकार के सॉल्यूशन या उनके जो उपाय है वह दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध देता है। फास्ट जो हम रिएक्शन करते हैं किसी भी क्रिया के लिए, फास्ट रिएक्शन के अंदर भी, तेज गति से क्रिया करने के अंदर भी दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध सहायक होता है। तो सिंपल सा इसके अंदर हमें इतना याद रखना है कि प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम वाला भाग है, एक खांच उनको दो भागों में विभाजित कर रही है प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम को। दाईं साइड जो है वो दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, बाईं साइड जो है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर बोला जाएगा। कार्य क्या होते हैं, दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध शरीर के बाएं हिस्से से स्टिमुलस को, उद्दीपन को ग्रहण करता है, जबकि बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध शरीर के दाएं हिस्से से उद्दीपन को ग्रहण करेगा। कारण मैंने बताया है, जो बॉडी से जो सेंसरी नर्व्स आ रही है ब्रेन में जाने से पहले या सेरेब्रम भाग में जाने से पहले एक पॉइंट पर मिलती है, और शरीर के दाएं हिस्से की जो नर्व है वो बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध में जाती है, बाएं हिस्से की जो नर्व है वो दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध में जाती है। तो इसलिए जो है ये अपोजिट वर्क करते हैं। शरीर के दाएं भाग का कंट्रोल बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध करेगा, शरीर के बाएं भाग का कंट्रोल दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध करता है। सेकंड, अब जब उद्दीपन बाएं भाग से प्राप्त कर रहा है तो जो प्रेरक आवेग भेजना है वो शरीर के बाएं भाग को दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध भेजता है, जबकि शरीर के दाएं भाग या दाएं हिस्से को प्रेरक आवेग बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा भेजे जाते हैं। तीसरा, रचनात्मकता में दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध सहायक है। जो भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उनके अंदर दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध सहायक है। बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध भाषा को सीखने, भाषा को समझने और बोलने की क्रियाओं के अंदर सहायता करता है। परसेप्शन, किसी चीज का हम जो अंदाज लगाते हैं उसके लिए परसेप्शन में दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध सहायक है। टाइम का जो पता है या सीक्वेंस में किन्हीं वस्तुओं को जमाना है तो उसमें बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध सहायक होता है। चेहरे, वस्तु, स्थान की पहचान दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा की जाती है। चेहरे को पहचानने का काम ये करेगा, वस्तु को, स्थान को पहचानने का काम करेगा। बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध शब्द, अक्षर, गिनती इनकी पहचान करेगा। दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध अनयूजुअल सॉल्यूशन देता है, किसी भी समस्या का कोई असामान्य समाधान जो है वो इसके द्वारा दिया जाएगा। और बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध एनालिसिस के अंदर या मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के अंदर सहायता करता है।
इनके अलावा दायां जो भाग है हमारे प्रमस्तिष्क गोलार्ध का, वो फास्ट रिएक्शन के लिए भी प्रेरित करता है। शरीर में किसी क्रिया के लिए जो फास्ट रिएक्शन होता है, तेजी से उस क्रिया की जो प्रतिक्रिया होती है, उसको करने का कार्य दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा किया जाता है। तो ये दो भागों के बारे में हमने स्टडी किया है। सेरेब्रम के दो भाग हमने डिवाइड किए थे, बायां और दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध जिन्हें बोला जाता है। इसके बाद ये सेरेब्रम के डिवाइडेशन थे और इनको जोड़ने वाली जो तंत्रिकाओं का समूह है उसको क्या बोला था हमने, कार्पस कैलोसम। अब इसके बाद क्या है, प्रमस्तिष्क जो हमें भाग दिखाई दे रहा है, ये जो सेरेब्रम भाग हमें दिखाई दे रहा है, इसके भी यानी ब्रेन के दो भाग हम बोल सकते हैं। जो अग्र मस्तिष्क है उसके दो भाग है। बाहर वाले भाग को बोला जाता है कॉर्टेक्स या बलकुट, और अंदर वाला जो भाग होता है उस अंदर वाले भाग को बोला जाता है मेडुला। अब डायग्राम में कहाँ है कॉर्टेक्स और मेडुला, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कॉर्टेक्स कौन सा भाग है और मेडुला कौन सा भाग है। अब ये वाला जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई, ये बाहरी भाग जो है, ये कौन सा भाग है, कॉर्टेक्स, सेरेब्रम का कॉर्टेक्स भाग है। और ये जो अंदर वाला हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, इस भाग को बोला जाता है मेडुला। सेरेब्रम वैसे दो भागों में, दो गोलार्धों में विभाजित है। उसके बाद भी जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है या प्रमस्तिष्क को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग को तो हम बोलते हैं सेरेब्रम कॉर्टेक्स, सेरेब्रम कॉर्टेक्स या बलकुट बोल सकते हैं, प्रमस्तिष्क बलकुट। और दूसरे भाग को बोला जाता है सेरेब्रम मेडुला, या इसको बोला जाता है प्रमस्तिष्क मध्यांश। हिंदी में इसे प्रमस्तिष्क मध्यांश के नाम से जाना जाता है। तो दो भागों के अंदर विविधता है। ये बाहर वाली जो लेयर है, बाहर वाली जो परत हमें दिखाई दे रही है, ब्रेन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर हमें दिखाई दे रही है, इस लेयर को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और अंदर वाली जो परत है प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम की अंदर वाली, इसको क्या बोला जाता है, मेडुला। कॉर्टेक्स जो भाग है उसके अंदर ग्रे मैटर पाया जाता है। सेरेब्रम कॉर्टेक्स भाग के अंदर ग्रे मैटर या धूसर द्रव्य पाया जाएगा। अभी बताएंगे क्या होता है धूसर द्रव्य। जबकि ये तो किसमें मिलेगा, सेरेब्रम कॉर्टेक्स भाग में धूसर द्रव्य मिलेगा। और सेरेब्रम मेडुला भाग के अंदर व्हाइट मैटर पाया जाता है, व्हाइट मैटर, जिसको हम श्वेत द्रव्य बोलते हैं। तो दो प्रकार के द्रव्य पाए जा रहे हैं प्रमस्तिष्क वाले भाग में, एक ग्रे मैटर धूसर द्रव्य, दूसरा पाया जा रहा है व्हाइट मैटर श्वेत द्रव्य। होते क्या है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, तो उसके बारे में बता दूं। तंत्रिका कोशिका की संरचना के अंदर हमने पढ़ा था कि जो तंत्रिका कोशिका का ये भाग है, इस भाग को तो हमने बोला था साइटोन या कोशिका का है, और इस भाग को हमने बोला था एक्सोन। तो जिस स्थान पर साइटोन पाए जाते हैं, ये वाला हिस्सा जहां पर मिलेगा, वह स्थान धूसर कलर का या ग्रे कलर का दिखाई देता है। यानी जिस स्थान पर साइटोन वाला भाग ब्रेन में मिलेगा, वह स्थान धूसर कलर का दिखाई देता है, ग्रे कलर का दिखाई देता है, ग्रे रंग का, ग्रे कलर का वो दिखाई देगा। और जिस स्थान पर एक्सोन वाले भाग पाए जा रहे हैं, वह स्थान सफेद रंग का दिखाई देता है, सफेद या व्हाइट कलर का दिखाई देता है। तो दोनों के अंदर अंतर याद रखना है। जिस स्थान में मस्तिष्क के जिस भाग में तंत्रिका कोशिकाओं के साइटोन एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, उस स्थान का कलर धूसर कलर का या ग्रे कलर का दिखेगा। कारण उसका ये, साइटोन पर माइलिन आवरण नहीं मिलता है, इसलिए वो कलर मटमैला या धूसर दिखाई देगा।
और जिस स्थान पर एक्सॉन पाए जा रहे हैं तंत्रिका कोशिकाओं के, उन पर माइलिन आवरण उपस्थित है। तो माइलिन आवरण की उपस्थिति के कारण वो स्थान सफेद रंग के दिखाई देते हैं। तो जो स्थान ग्रे कलर के दिखाई देंगे, धूसर कलर के दिखाई देंगे, उनमें जो कलर है या उसमें जो पदार्थ है उसको हम धूसर द्रव्य बोल देते हैं। और जो स्थान सफेद कलर के दिखाई देते हैं जिनमें एक्सॉन पाए जा रहे हैं उनको हम व्हाइट मैटर के नाम से जानते हैं। और सिंपल सा ध्यान ये रखना है, सेरेब्रल का जो कॉर्टेक्स वाला भाग है धूसर द्रव्य, उसमें मेडुला वाला भाग है सफेद द्रव्य। ये धूसर कलर का दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा हमें किस कलर का दिखाई देता है, व्हाइट कलर का दिखाई देता है। इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का सबसे ज्यादा ये कॉर्टेक्स वाला, सेरेब्रम कॉर्टेक्स या जो बलकुट वाला भाग है एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स या बलकुट भाग के द्वारा अनेक उच्च क्षमता वाली क्रियाएं संपन्न की जाती है, जैसे लैंग्वेज और इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले भाग में होगी। सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले भाग के अंदर लैंग्वेज, भाषा की जो प्रोसेसिंग है इसके अंदर की जाती है। सूचनाएं जो मिल रही है हमें उनकी प्रोसेसिंग भी सेरेब्रम कॉर्टेक्स या प्रमस्तिष्क बलकुट वाले भाग के अंदर की जाती है। तो दो भागों के अंदर विभाजित है और साइटोन के आधार पर और एक्सॉन के आधार पर इसका विभाजन है। जिस भाग में तंत्रिका कोशिकाओं के साइटोन पाए जा रहे हैं धूसर कलर का होगा, ग्रे कलर का होगा। जिस भाग में तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन पाए जा रहे हैं वो व्हाइट कलर का होगा। अब कलर क्यों डिफरेंस है, क्योंकि एक्सॉन जो है उन पर माइलिन का आवरण मिलता है, माइलिन आवरण के कारण वो सफेद होंगे। साइटोन पर माइलिन का आवरण नहीं मिलता है इसलिए वो मटमैले या धूसर कलर के दिखाई देते हैं। तो दो पार्ट्स हमने बताए, बाहर वाला भाग कॉर्टेक्स और अंदर वाला भाग कौन सा पाया जाता है, बलकुट पाया जाएगा। अब जो प्रमस्तिष्क का बलकुट वाला भाग है, कॉर्टेक्स वाला भाग है, एक तो इसमें संवेदी क्षेत्र होंगे जो संवेदना जहाँ पर आती है, एक इसमें प्रेरक क्षेत्र होते हैं जहाँ उन संवेदनाओं के अनुसार क्रिया की जाती है। तो दो प्रकार के क्षेत्र तो पहले तो प्रमुख प्रकार के हैं, इसमें पहला तो पाया जाएगा संवेदी क्षेत्र कॉर्टेक्स वाले भाग के अंदर, दूसरे क्षेत्र पाए जाते हैं इसके अंदर प्रेरक क्षेत्र, सेंसरी रीजन बोला जाता है, इनको मोटर रीजन बोलेंगे। इन दोनों के अलावा भी एक विशेष प्रकार के क्षेत्र इसमें पाए जाते हैं जिन्हें हम सहभागी क्षेत्र कहते हैं। अब तीनों के काम सुन लीजिए। संवेदी क्षेत्र शरीर के विभिन्न भाग से संवेदनाएं इस क्षेत्र में आती है। प्रेरक क्षेत्र संवेदनाएं जो प्राप्त होगी उनके अनुसार जो क्रियाएं करनी है बॉडी के किसी विशेष भाग को, शरीर के किसी विशेष भाग को, तो वो काम प्रेरक क्षेत्र के द्वारा संपन्न किया जाएगा। तीसरा क्षेत्र होता है सहभागी क्षेत्र, एसोसिएटेड रीजन। अब ये भाग ऐसा है जो ना किसी उद्दीपन से संबंधित है, ना किसी प्रेरणा से संबंधित है, ना किसी स्टिमुलस से संबंधित है, ना कोई मोटर संदेश से संबंधित है। सहभागी क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जैसे मेमोरी, उससे संबंधित क्षेत्र को हम सहभागी बोलेंगे। सेकंड जो स्मरण है, मेमोरी है, संपर्क सूत्र जो है, उन क्षेत्रों को हम बोलते हैं सहभागी क्षेत्र। कांटेक्ट वाले जो क्षेत्र होते हैं, एक एग्जांपल हमने सीधा सा लिया, जो मेमोरी वाला हिस्सा है, मेमोरी की प्रोसेसिंग जिसके अंदर हो रही है वो कौन से क्षेत्र में होगी, सहभागी क्षेत्र में। तो तीनों के अंदर अंतर ये याद रखना है, संवेदी क्षेत्र संवेदनाओं को ग्रहण करेगा, प्रेरक क्षेत्र उन संवेदनाओं के अनुसार जो क्रिया करनी है उसको प्रेरित करने का कार्य करता है, और तीसरा सहभागी क्षेत्र या एसोसिएटेड क्षेत्र के द्वारा इन दोनों संवेदनाओं और प्रेरक कार्य के अलावा अन्य कार्यों को किया जाता है। जैसे मेमोरी जो है याददाश्त को नियंत्रित करने का कार्य यह सहभागी क्षेत्र करता है। तो ये पार्ट्स थे हमारे, कॉर्टेक्स पार्ट है, दूसरा कौन सा भाग कहलाता है इसका, मेडुला वाला पार्ट कहलाता है। इसके बाद जो श्वेत द्रव्य और दूसरा हमने बताया था दूसरा द्रव्य, इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। श्वेत द्रव्य तो किसमें मिलेगा, सेरेब्रम कॉर्टेक्स या प्रमस्तिष्क बलकुट, दूसरा द्रव्य सेरेब्रम कॉर्टेक्स में मिलेगा,
और श्वेत द्रव्य जो है सेरेब्रम मेडुला या प्रमस्तिष्क मध्यांश में मिलेगा। कारण उसका हम पढ़ ही चुके हैं कि किस कारण से धूसर कलर होगा, किस कारण से ये सफेद कलर का होगा। 3 तरह के क्षेत्र होते हैं जो अलग अलग कार्यों को इसमें संपन्न करेंगे। संवेदी, प्रेरक और सहभागी क्षेत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। सहभागी क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जो विभिन्न जटिल क्रियाओं को संपन्न करते हैं, जैसे याददाश्त वाली जो प्रोसेस है उसको संपन्न करने का कार्य इन सहभागी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर हमारी हो गई फर्स्ट जो है अग्र मस्तिष्क का पहला भाग था सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, उसके बारे में हमने स्टडी किया है। इसके बाद जो सेकंड भाग होता है डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन के अंदर भी 2 भाग होते हैं, एक थैलेमस और दूसरा कौन सा होगा, हाइपोथैलेमस। तो इनके बारे में हमें स्टडी करनी है कि थैलेमस के अंदर क्या विशेषताएं पाई जा रही है और हाइपोथैलेमस जो है उसके अंदर कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। अग्र मस्तिष्क का पहला भाग पढ़ लिया हमने, सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट भाग है हमारा थैलेमस, उसके बाद नेक्स्ट होगा हाइपोथैलेमस। अब थैलेमस और हाइपोथैलेमस से संबंधित क्या है, सबसे पहला जो प्रमस्तिष्क वाला हिस्सा है, ये पूरा सेरेब्रम वाला हिस्सा है, 2 भागों में बटा हुआ है। यह एक संरचना के चारों ओर उपस्थित होता है। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है थैलेमस, इस स्ट्रक्चर के चारों ओर प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम वाला भाग पाया जाता है। तो जिस संरचना के चारों ओर सेरेब्रम वाला भाग होगा उस संरचना को ही थैलेमस कहा जाता है। यानी थैलेमस बीच में है, इसके चारों तरफ ये सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क वाला भाग पाया जा रहा है, ये स्ट्रक्चर कहलाती है थैलेमस। सेकंड, थैलेमस जो संरचना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के संवेदी और प्रेरक संकेतों का प्रमुख संपर्क स्थल है। विभिन्न प्रकार के संवेदी संदेश यहाँ आते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रेरक संदेश यहाँ पर आते हैं, तो उन दोनों का यह एक प्रमुख स्थल है। उन दोनों के अंदर इसके द्वारा ही विभिन्न क्रियाओं को संपन्न कराने का कार्य किया जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है थैलेमस जो है वो मस्तिष्क के अंदर पाया जाने वाला एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसी थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस पाया जाता है। थैलेमस स्ट्रक्चर है, इसके नीचे वाला जो ये भाग है यहाँ पर क्या मिलेगा, हाइपोथैलेमस मिलेगा। और थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों को एक साथ डाइएनसेफेलॉन कहा जाता है। यानी थैलेमस और हाइपोथैलेमस को एक साथ हम किस नाम से जानते हैं, डाइएनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं। तो 2 स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, एक थैलेमस है, सेकंड कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस। पहले थैलेमस के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हाइपोथैलेमस के बारे में। अब थैलेमस की सबसे पहले यदि हम स्थिति की बात करें कि इसकी पोजीशन या स्थिति क्या होती है, तो इसकी पोजीशन ब्रेन स्टेम के ऊपर, एक बार मैं लिख देता हूं फिर बताता हूं। पोजीशन है इसकी ब्रेन स्टेम के ऊपर, ब्रेन स्टेम भी बताएंगे हम क्या होता है। सेकंड, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मध्य मस्तिष्क के बीच, सेरेब्रल कॉर्टेक्स व मध्य मस्तिष्क के बीच, ये थैलेमस की पोजीशन है। जो संरचना है मस्तिष्क की थैलेमस, उसकी यह पोजीशन पाई जाती है। ब्रेन स्टेम के ऊपर लिखा है, ब्रेन स्टेम पहले भी मैंने बताया है, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क आपस में मिलकर ब्रेन स्टेम का निर्माण करते हैं। ब्रेन स्टेम का मतलब क्या है, जब मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को आपस में मिलाकर हम ब्रेन स्टेम के नाम से जानते हैं। तो ब्रेन स्टेम के ऊपर की तरफ यह थैलेमस संरचना पाई जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रही है, ये वाली स्ट्रक्चर पूरी ब्रेन स्टेम कहलाएगी, और ब्रेन स्टेम के ऊपर ये थैलेमस संरचना है। ब्रेन स्टेम है, इस ब्रेन स्टेम के ऊपर, जैसे ब्रेन स्टेम है इसके ऊपर ये थैलेमस संरचना उपस्थित होगी। सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मध्य मस्तिष्क के बीच, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला भाग है, ये मध्य मस्तिष्क वाला भाग है।
सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मध्य मस्तिष्क, इसके बीच में थैलेमस पाया जाता है। तो पोजीशन याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि थैलेमस की पोजीशन ब्रेन स्टेम के ऊपर है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मध्य मस्तिष्क के बीच में थैलेमस जो स्ट्रक्चर है या संरचना है पाई जाती है। कार्य इसका क्या है, जो भी संवेदी सूचनाएं हैं, ये इसकी स्थिति थी। कार्य है इसका, जो भी संवेदी सूचनाएं हैं, सूचना की जगह हम आवेग शब्द भी काम में ले सकते हैं। संवेदी सूचनाओं को शरीर से, संवेदी सूचनाओं को शरीर से कौन से वाले भाग तक लेकर जाता है, ये वाली स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है सेरिबेलम, और एक स्ट्रक्चर हमने कौन सी पढ़ी है, सेरेब्रम। तो संवेदी सूचनाओं को शरीर से सेरेब्रम तथा लिम्बिक तंत्र तक ले जाना। अभी हमने स्टार्टिंग में बोला था थैलेमस एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। तो जो भी आवेग, संवेदी आवेग नीचे से आएंगे, यहाँ से एंटर करेंगे, इस वाले भाग से थैलेमस में आएंगे, और थैलेमस इन सूचनाओं को एक तो किस में लेके जाएगा, सेरेब्रम वाले भाग में या प्रमस्तिष्क वाले भाग में संवेदनाओं को ले जाएगा, उनके अनुसार जो अनुक्रिया होंगी उन प्रेरक संदेशों को वापस लाएगा। और एक विशेष प्रकार का सिस्टम और ब्रेन में पाया जाता है जिसे बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक तंत्र। तो उस लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक तंत्र तक सूचनाओं को ले जाने का कार्य, संवेदी सूचनाओं को ले जाने का कार्य थैलेमस के द्वारा किया जाता है। दो जगह तक यह संवेदी सूचनाओं को पहुंचाएगा। पहली स्ट्रक्चर का नाम है सेरेब्रम, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्रमस्तिष्क भी जिसे बोला जाता है। तो प्रमस्तिष्क तक सूचनाओं को लेकर जाता है। दूसरा लिम्बिक तंत्र या लिम्बिक सिस्टम तक भी इसके द्वारा सूचनाएं ले जाई जाती है। अब लिम्बिक सिस्टम आया शब्द, तो पहले हम लिम्बिक सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम थैलेमस के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो लिम्बिक तंत्र जो स्ट्रक्चर है, लिम्बिक तंत्र या लिम्बिक सिस्टम भी इसे बोला जाता है। लिम्बिक तंत्र की सबसे पहले तो एक पोजीशन है, यह थैलेमस के दोनों ओर स्थित होता है। ये थैलेमस दिखाई दे रहा है, एक गोलार्ध वाला भाग है, एक गोलार्ध वाले भाग में थैलेमस है, दूसरे गोलार्ध वाले भाग, तो थैलेमस के दोनों ओर ये स्थित होगा। जैसे ये हमने बनाया ब्रेन, इस साइड से हम देखें, सामने वाली साइड से, ये इसके दो गोलार्ध है। यहाँ पर जैसे बलकुट वाला भाग है, थैलेमस पाया जा रहा है। तो इस थैलेमस जो ये पाया जा रहा है, इस थैलेमस के दोनों ओर स्थित होगा, इस साइड भी स्थित होगा, इस साइड भी ये स्थित होगा। तो पोजीशन इसकी है, हमारे ब्रेन में थैलेमस इसके बीच में होगा और इसके दोनों ओर लिम्बिक सिस्टम पाया जाएगा। और सेरेब्रम के जस्ट नीचे होता है, सेरेब्रम जो प्रमस्तिष्क के इसके जस्ट नीचे मिलेगा। तो लिम्बिक सिस्टम की जो स्थिति है या पोजीशन क्या है, सेरेब्रम के नीचे थैलेमस के दोनों ओर उपस्थित, सेरेब्रम के नीचे थैलेमस के दोनों ओर उपस्थित, ये लिम्बिक सिस्टम की पोजीशन है। सेरेब्रम के नीचे और थैलेमस के दोनों ओर यह लिम्बिक सिस्टम पाया जाता है। इसकी पोजीशन भी हमें याद रखनी है, क्योंकि यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लिम्बिक तंत्र या लिम्बिक सिस्टम कहाँ पाया जाता है। तो लिम्बिक सिस्टम की पोजीशन है सेरेब्रम के नीचे और थैलेमस के दोनों ओर यह लिम्बिक सिस्टम पाया जाएगा। अब किन किन संरचनाओं से मिलकर इसका निर्माण होता है, लिम्बिक तंत्र का निर्माण, पहली स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इस लिम्बिक सिस्टम के अंदर आता है। दूसरी स्ट्रक्चर हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस संरचना लिम्बिक सिस्टम के अंदर आएगी। इसके अलावा एक संरचना होती है एमिगडाला,
और एमिगडाला के पास के कुछ क्षेत्र, ये चारों स्ट्रक्चर आपस में मिलकर लिम्बिक तंत्र या लिम्बिक सिस्टम का निर्माण करती है। हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और एमिगडाला के पास के कुछ एरिया या क्षेत्र जो होते हैं वो सब आपस में मिलकर इस लिम्बिक तंत्र का निर्माण करते हैं। अब लिम्बिक तंत्र एक्चुअल में होता क्या है, इसे पैलियो मैमिलियन कॉर्टेक्स भी बोला जाता है। लिम्बिक तंत्र को पैलियो मैमिलियन कॉर्टेक्स भी बोला जाता है। इसी को लिम्बिक जो सिस्टम है इसको पैलियो मैमिलियन कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। पैलियो शब्द का मतलब होता है प्राचीन, मैमेलियन मैमल्स या स्तनधारी, कॉर्टेक्स शब्द का मतलब है बलकुट। यानी ये इस प्रकार का सिस्टम है जो जब स्तनधारियों के अंदर या मैमल्स के अंदर जब बलकुट भाग का विकास नहीं हुआ था, ये जो कॉर्टेक्स वाला भाग या सेरेब्रम वाला भाग डेवलप नहीं हुआ था, तो सेरेब्रम जो कार्य अब करता है उन कार्यों को इस लिम्बिक सिस्टम के द्वारा किया जाता था। यानी पहले जब ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है, पहले सेरेब्रम का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो सेरेब्रम द्वारा जो कार्य इस समय आधुनिक समय किए जाते हैं उन कार्यों को लिम्बिक सिस्टम के द्वारा किया जाता था। इसलिए इसे पैलियो मैमिलियन कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। पैलियो मैमल्स कॉर्टेक्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये लिम्बिक सिस्टम है, सिंपल सा याद रखना है। सेरेब्रम के नीचे मिलेगा, अब थोड़ा अवशेषी रूप में कम काम करता है क्योंकि सेरेब्रम का विकास हो गया है। सेरेब्रम के नीचे थैलेमस के दोनों ओर ये पॉजिटेड होगा। हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और उसके कुछ क्षेत्र मिलकर इसका निर्माण करते हैं। पैलियो मैमिलियन कॉर्टेक्स भी इसको बोला जाता है। प्राचीन समय में ऐसा माना जाता है कॉर्टेक्स भाग के जो कार्य है, सेरेब्रम कॉर्टेक्स भाग के जो कार्य है उनको इस तंत्र के द्वारा संपन्न किया जाता था। तो ये हम कार्य पढ़ रहे थे थैलेमस के, कि संवेदी सूचनाओं को शरीर से सेरेब्रम और कुछ मात्रा में कहाँ तक लेकर जाता है, लिम्बिक सिस्टम तक लेकर जाता है। अब थैलेमस के पहला काम तो ये हो गया कि संवेदनाओं को लेकर जाना, उनके अकॉर्डिंग जो भी मैसेज मिले उनको वापस उस अंग तक पहुंचाना। तो पहला इसका काम है संवेदी जो सूचनाएं उनको लेकर जाना, प्रेरक सूचनाएं जो होती है उनको सेरेब्रम वाले भाग से, लिम्बिक सिस्टम वाले भाग से शरीर के अंगों तक लेकर आना। तो एक पाथवे का यह कार्य करता है। सेरेब्रम जो है एक तरह का पाथवे है, एक रास्ता है जो संवेदी सूचनाओं को लेकर जाएगा शरीर से सेरेब्रम तक, लिम्बिक तंत्र तक, और वहां से जो संदेश मिलेंगे उनको शरीर तक लाने का काम करेगा। सेकंड, अब इस पाथवे में हमें याद रखना है कि यह घ्राण से संबंधित सूचनाओं को ले जाने का कार्य नहीं करता है, या ऑल्फैक्टरी या सूंघने से संबंधित जो सूचनाएं हैं उनको बोलते हैं हम ऑल्फैक्टरी, सूंघने से संबंधित सूचनाएं। इन संवेदनाओं को थैलेमस के द्वारा नहीं ले जाया जाता है। अब इसका कारण क्या है, जो हमारी नाक वाला भाग है, ये नोज वाला जो भाग है, ब्रेन के अंदर एक लोब पाई जाती है ऑल्फैक्टरी लोब, उससे सीधा कनेक्टेड है। नोज वाला हिस्सा ब्रेन से सीधा कनेक्टेड है, एक ऑल्फैक्टरी लोब के द्वारा सीधा कनेक्टेड होता है, इसलिए यहाँ से जो सूचनाएं डायरेक्ट जाती है, इसको ले जाने का कार्य थैलेमस के द्वारा नहीं किया जाएगा। बाकी सभी संवेदनाओं को ले जाने का और प्रेरक आवेगों को लाने का काम थैलेमस करता है। सेकंड जो इसका कार्य है थैलेमस का, बहुत तेज जो दर्द होगा उसको पहचानता है, टेम्परेचर को पहचानता है और स्पर्श को पहचानता है। सेकंड कार्य इसका तेज दर्द, कॉमा स्पर्श को इसके द्वारा पहचाना जाता है, और तापमान को भी इसके द्वारा पहचाना जाता है। थैलेमस वाले भाग के काम है। पहला तो एक पाथवे का काम कर रहा है, सेंसरी संदेशों को लाना, उनसे जो फिर संदेश मिल रहे हैं मस्तिष्क से, लिम्बिक तंत्र से, सेरेब्रम से,
उनको शरीर के अंगों तक ले जाना। दूसरा काम तेज दर्द, स्पर्श और टेम्परेचर को पहचानने का काम ये करेगा। तीसरा, जो हमारी भावनाएं होती है, इमोशंस जो होते हैं, उन भावनाओं के अंदर भी किसका योगदान होता है? थैलेमस वाले भाग का। जो भी इमोशंस है, डर, गुस्सा, भय, क्रोध, इन सारे इमोशंस के अंदर थैलेमस सहायक के रूप में कार्य करता है। रिसेंट जो मेमोरी है, चौथा याददाश्त या रिसेंट मेमोरी, जो अभी अभी जो चीजें घटित हुई है उनको, उन सूचनाओं को संग्रहित करने में, उन सूचनाओं के संप्रेषण में भी थैलेमस जो भाग है वह योगदान देगा। नेक्स्ट इसका वर्क होता है, हमारी बॉडी को अलर्ट रखता है। अलर्ट रखने का कार्य भी थैलेमस के द्वारा किया जाता है। थैलेमस जो भाग है उसके द्वारा हमें चैतन्य अवस्था में या अलर्ट अवस्था के अंदर रखने का काम थैलेमस वाला पार्ट करता है। और वॉलेंट्री मूवमेंट्स या ऐच्छिक क्रियाओं में भी यह सहायक होता है। थैलेमस वाला पार्ट, जो वॉलेंट्री मूवमेंट होती है, ऐच्छिक क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से संपन्न कराते हैं, उनके अंदर भी थैलेमस सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। तो थैलेमस के बारे में है, एक बार स्टार्टिंग से इसको रिपीट करते हैं। थैलेमस स्थिति इसकी है ब्रेन स्टेम के ऊपर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मध्य मस्तिष्क के बीच में। ब्रेन स्टेम है, इसके ऊपर पाया जा रहा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मध्य मस्तिष्क के कहाँ पाया जाएगा? बीच में। मेन काम संवेदी सूचनाओं को शरीर से सेरेब्रम और लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक तंत्र तक ले जाना। अब लिम्बिक तंत्र क्या है? एक विशेष प्रकार का तंत्र है जो पहले विकसित अवस्था में पाया जाता था। पहले यह जब सेरेब्रम का विकास नहीं हुआ था, सेरेब्रम कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट मैमल्स के अंदर नहीं हुआ था, तो इसके द्वारा विभिन्न कार्यों को संपन्न कराया जाता था। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का कार्य ये सिस्टम करता था। स्थिति कहाँ है? सेरेब्रम के नीचे और थैलेमस के दोनों साइड पाया जाएगा। दो गोलार्ध है उसमें। हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और उसके आसपास के क्षेत्र मिलकर इसका निर्माण करते हैं। पैलियो मैमेलियन कॉर्टेक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि पुराने समय में ये कॉर्टेक्स जैसे काम को संपन्न करता था। थैलेमस के कार्य संवेदनाओं के लिए पाथवे है, लेकिन सूंघने की जो संवेदना है उसको ले जाने का कार्य यह नहीं करता है। तेज दर्द, स्पर्श, टेम्परेचर इसको पहचानने में सहायक है। भावनाओं के अंदर यह सहायक होता है। याददाश्त, जो पुरानी नई जो मेमोरी होती है, अभी अभी कुछ समय पहले जो घटित हुआ होता है, उसके अंदर ये योगदान देगा। बॉडी को अलर्ट बनाए रखता है, उसमें सहायता करेगा। और ऐच्छिक क्रियाएं या वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो होते हैं हमारे शरीर के, उनके अंदर इसके द्वारा थैलेमस वाले भाग के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो ये वाली स्ट्रक्चर जो है, इस थैलेमस स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी किया है। इसके बाद हम हाइपोथैलेमस की स्टडी करेंगे, जो हमारे फोर ब्रेन का या अग्र मस्तिष्क का लास्ट पार्ट होता है, जिसे हम हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा भाग है फोर ब्रेन में, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। अब सबसे पहले स्थिति है। स्थिति इसकी इसके नाम के अंदर है। हाइपोथैलेमस जो हमने बोला है, उसकी स्थिति उसके नाम के अंदर पाई जाती है। यानी हाइपो जो शब्द है उसका मतलब होता है नीचे। नीचे, और किसके नीचे? थैलेमस के नीचे। थैलेमस के नीचे यह हाइपोथैलेमस पाया जाता है। थैलेमस है, इसके नीचे का ये जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे स्थित होता है, इसलिए इसे हाइपोथैलेमस नाम दिया गया है। सेकंड, इसके अंदर अनेक तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं होती है। तंत्रिका
स्त्रावी सेल्स इसके अंदर पाई जाती है, यानी तंत्रिका स्त्रावी सेल्स या न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स जिनको हम बोल सकते हैं, तो वो सेल्स इसके अंदर पाई जाएगी। और इन सेल्स के द्वारा हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है। ये जो तंत्रिका स्त्रावी सेल इसके अंदर पाई जा रही है, इनसे जो हार्मोन निकलेंगे उन हार्मोनों को हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं। यानी हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। और यह हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो होता है हमारे शरीर को कंट्रोल करने के काम में आते हैं, हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन। क्योंकि हमारे शरीर की जो सभी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सभी अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करेगी। और इस पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाएगा। तो हाइपोथैलेमस एक प्रकार से पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस एक प्रकार से मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि होता है, यानी जो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है उसको भी हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। इसमें कुछ तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं होती है जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को निकालती है और ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि की क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। पहला काम इसका ये है। दूसरा इसका काम है हमारे शरीर में भूख और प्यास का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। जो भूख लगने की प्रोसेस है, प्यास लगने की प्रोसेस है, उसको कंट्रोल करने का काम, उसको नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाएगा। सेंटर होते हैं यहाँ पर, भूख से संबंधित सेंटर होगा, प्यास से संबंधित सेंटर होगा। उन सेंटर्स के द्वारा भूख और प्यास को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। बॉडी का जो टेम्परेचर है, शरीर का जो तापमान है, उसे कंट्रोल करने का कार्य भी हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। फोर्थ, जो लैंगिक व्यवहार होता है, लैंगिक व्यवहार या सेक्सुअल एक्टिविटीज जो है उसका नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस करता है। और इस क्रिया में, लैंगिक व्यवहार के नियंत्रण में, एक तो हाइपोथैलेमस कार्य करता है, एक लिम्बिक तंत्र कार्य करता है। ये दोनों मिलकर मनुष्य के लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। लिम्बिक तंत्र और हाइपोथैलेमस आपस में मिलकर मनुष्य के लैंगिक व्यवहार का कंट्रोल करते हैं। नर का स्त्री की तरफ आकर्षण, स्त्री का नर की तरफ आकर्षण, उस लैंगिक व्यवहार को कंट्रोल करने का काम इनके द्वारा किया जाएगा। विभिन्न जो भावनाएं हैं, भावनाओं का नियंत्रण, जैसे डर है, गुस्सा है, भय है, प्यार है, इन सब भावनाओं का नियंत्रण करेगा। इसमें भी लिम्बिक तंत्र और हाइपोथैलेमस दोनों साथ में काम करते हैं। लिम्बिक सिस्टम के द्वारा ये किया जाता है और हाइपोथैलेमस दोनों मिलकर इस क्रिया को करेंगे। अगला कार्य हाइपोथैलेमस का जो पेरेंटिंग क्रिया होती है, यानी माता पिता का अपने बच्चे से जो स्नेह होता है, उस क्रिया को बोला जाता है पेरेंटिंग। तो पेरेंटिंग क्रिया को कंट्रोल करने का कार्य भी हाइपोथैलेमस करता है। यानी माता पिता का अपने बच्चों के लिए जो स्नेह है, उस स्नेह को, उनकी देखभाल करने की क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। पेरेंटिंग को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट जो बीपी है, ब्लड प्रेशर जो है, उसका नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। हार्ट रेट का नियंत्रण करता है, हृदय दर का नियंत्रण करेगा। पसीने के स्त्रवण का नियंत्रण भी किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा।
प्यूपिल जो भाग है हमारी आँख का, उसके फैलने या सिकुड़ने की क्रिया का नियंत्रण करता है। प्यूपिल की क्रियाओं का नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस करेगा। दैनिक जो लय या सर्केडियम रिदम जो पाया जाता है, यानी किस टाइम पर हमें सोना है, किस टाइम पर हमें जागना है, उसका नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो इन सभी क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य हाइपोथैलेमस स्ट्रक्चर के द्वारा किया जाता है। तो इसमें सीधा सा हमें याद रखना है हाइपोथैलेमस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट तो थैलेमस के नीचे स्थित है, इसलिए इसका नाम है हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे पाया जा रहा है इसलिए हाइपोथैलेमस है। तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं मिलती है, इसमें न्यूरो सेक्रेटरी सेल मिलती है जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का सेक्रेशन करती है। अब काम क्या क्या है इसके? पहला तो ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। जो हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं का नियंत्रण करती है और इस पर भी कंट्रोल करने का कार्य हाइपोथैलेमस करेगा। दूसरा, हाइपोथैलेमस के द्वारा भूख और प्यास का नियंत्रण किया जाता है। शरीर के अंदर जो भूख प्यास की क्रिया उसके सेंटर इसमें पाए जा रहे हैं, उनको कंट्रोल करेगा। बॉडी के टेम्परेचर का नियंत्रण करता है। लिम्बिक तंत्र के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार को कंट्रोल करता है। लिम्बिक तंत्र के साथ मिलकर भावनाओं को कंट्रोल करता है। डर है, गुस्सा, प्यार, नफरत, घृणा, इन सब क्रियाओं को कंट्रोल करेगा। पेरेंटिंग को कंट्रोल करता है। माता पिता द्वारा अपने बच्चों को प्यार करना, उनकी देखभाल करना, उसको कंट्रोल किया जाता है। बीपी को कंट्रोल करेगा, हार्ट रेट को कंट्रोल करेगा, पसीने को कंट्रोल करता है, श्रवण को, प्यूपिल के फैलने सिकुड़ने को कंट्रोल करेगा। दैनिक लय यानी किस टाइम पर हमें कौन सा काम करना है, सोने का टाइम क्या है, जागने का टाइम क्या है, उसे दैनिक लय सर्केडियम रिदम कहते हैं, उसका कंट्रोल इसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ब्रेन का पहला भाग खत्म होता है जिसे हम अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन कहते हैं कि अग्र मस्तिष्क में कौन कौन सी संरचनाएं हैं, कौन कौन से कार्य इनके द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें हमने सेरेब्रम भाग पढ़ा है जिसे प्रमस्तिष्क बोलते हैं। दो गोलार्ध है, दायां गोलार्ध बायां गोलार्ध, दोनों को जोड़ने का कार्य कार्पस कैलोसम कर रहा है। दायां भाग शरीर के बाएं भाग को कंट्रोल करता है प्रमस्तिष्क का, और प्रमस्तिष्क का बायां भाग शरीर के दाएं भाग को कंट्रोल करता है। जस्ट अपोजिट होते हैं। क्रिएटिविटी से संबंधित वो भाग है, कुछ भावनाओं से, एनालिटिक्स से संबंधित भाग सारा जो है सेरेब्रम वाले भाग में होगा। सेकंड पढ़ा है थैलेमस। थैलेमस की जो स्थिति है वो जो सेरेब्रम भाग है उसके नीचे होगा, और जो ये ब्रेन स्टेम है इसके ऊपर और मध्य मस्तिष्क से आगे स्थित होता है। विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है। सबसे मेन काम इसका होता है संवेदनाओं को लेना और सेरेब्रम और लिम्बिक तंत्र तक पहुंचाना, और उनके अनुसार जो कार्य करने हैं उनको कंट्रोल करने का काम ये थैलेमस करेगा। उनकी सूचनाओं को वापस शरीर के विभिन्न अंगों तक इसके द्वारा पहुंचाया जाता है। लिम्बिक सिस्टम के बारे में पढ़ा है। लिम्बिक सिस्टम, इस लिम्बिक सिस्टम को पैलियो मैमेलियन कॉर्टेक्स कहा जाता है, यानी प्राचीन समय में जब ब्रेन में कॉर्टेक्स वाला भाग नहीं बना था, प्रमस्तिष्क का कॉर्टेक्स भाग नहीं बना था, तो उसके कार्यों को ये करता था। कुछ संरचनाएं होती है जैसे हिप्पोकैम्पस है, हाइपोथैलेमस है, एमिगडाला है, उसके आसपास के क्षेत्र मिलकर लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। फिर हाइपोथैलेमस पड़ा है, थैलेमस के नीचे पाया जाता है। जो पीयूष ग्रंथि हमारी कंट्रोल कर रही है शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों को, उसको कंट्रोल करता है, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और इन विभिन्न कार्यों को इसके द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क के बारे में और पोस्ट हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।